हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट पार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन ट्रांसपोर्ट। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इसका हमारे ट्रांसपोर्ट में क्या रोल होता है, इसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने काफी सारी चीजें डिस्कशन कर ली थी कि जो ब्लड्स होता है वो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोटीन होती है, फैट्स होते हैं, इनका कंजम्पशन कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं, डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं, किस तरीके से हमारे बॉडी में जो है प्लेटलेट्स बनते हैं, किस तरीके से इन्फेक्शन से हमको प्रोटेक्शन मिलता है, ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कशन जो है कर ली थी। अब आगे देखो, the role of lymphatic system in transport. Lymphatic system is mainly a large and complex system of vessels, several nodes that are tissue aggregates in the certain organs. ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये काफी लंबा और काफी कॉम्प्लेक्स जो है क्या होता है, वेसल्स का जो है सिस्टम होता है, जो कि बहुत सारे नोड्स क्या होते हैं, टिश्यूज से बेसिकली कनेक्टेड रहते हैं। It is believed that the pressure in blood vessel cause some plasma to drain out of the blood vessels. This combines with the intercellular fluid. ये माना जाता है कि जब हमारे ब्लड वेसल्स जो आर्टरी होते हैं, जो वेन्स होते हैं, जब उसमें ब्लड फ्लो होते रहता है और आर्टरीज और वेन का फ्लो होने के कारण जब प्रेशर जो होता है ज्यादा हो जाता है तो उसमें से कुछ लिक्विड जो होती है वो बाहर निकल जाती है और फिर वो क्या होती है, सेल के साथ मिक्स हो जाती है। This is lymph which is collected into the vessels like capillaries and the veins that helps to return the drained out fluid into the veins. और यही चीज जो कि ब्लड वेसल से बाहर निकलती है इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, और फिर ये जो लिम्फ जो होते हैं अलग अलग जगह पर इकट्ठा हुए रहते हैं, तो उसको क्या करता है, जैसे वेन हो गया या वेन जैसी कोई दूसरी स्ट्रक्चर जो हो गई, वो उनको सबको कलेक्ट करके क्या करती है, लेकर आती है। The flow of lymph is maintained by the peristalsis and the walls in the walls of the lymph vessel। और इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, lymph vessel जो है करता है। Lymph contains some protein, fats, glucose, salt, etc. इसमें ये सब चीजें प्रेजेंट रहती है। And cell called the lymphocytes which are specialized with blood cell। और ये जो सेल जिसमें लिम्फोसिस जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स जो है बोलते हैं। Protection from infection, removal of toxic substance, repair of tissue etc. are some function of this system। और ये जो लिम्फोसाइट जो सिस्टम है इसका काम क्या होता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से बाहर करना, अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गई है उस टिश्यू को रिपेयर करना, ये सब काम जो है करता है। फैट्स आर मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द लिम्फ वेसल। और ये जो लिम्फ वेसल जो होते हैं इसी से फैट का ट्रांसफर जो है होता है। लिम्फ डज नॉट कैरी गैसेस विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। देखो ब्लड जो होता है आपको पता है कि ब्लड में ऑक्सीजन भी रहता है, ठीक है, लेकिन जो लिम्फ जो होते हैं इसमें कोई भी गैसेस जो है प्रेजेंट नहीं रहती, ना ही ऑक्सीजन रहता है ना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है रहता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फैट्स जो है ट्रांसपोर्ट जो है होता है। अब आगे देखते हैं रेस्पिरेशन एंड द एसोसिएट स्ट्रक्चर। अब रेस्पिरेशन से क्या क्या रिलेटेड चीजें हैं उसको हम लोग देखते हैं। We find that blood and limbs carry nutrients to our cell where food is oxidized and the energy is released, a process called respiration। जैसा कि हमने देखा कि जो लिम्फ जो होता है वो फैट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, जो ब्लड जो होता है बाकी अदर न्यूट्रिशन को, मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। मतलब ब्लड्स और लिम्फ्स मिलकर दोनों क्या करते हैं, हमारे बॉडी में पूरा का पूरा न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट सप्लाई जो है करते हैं। ठीक है, वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड। और जब ये हमारे बॉडी में फूड वगैरह जाता है, फूड वगैरह जाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, उसकी ऑक्सीडाइजेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जो भी फूड है उसका ऑक्सीडाइज होना और ऑक्सीडाइज होकर वहां से एनर्जी रिलीज करना, ये हमारा क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है कहलाता है। दिस एनर्जी हेल्प्स टू रन ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। और ये जो एनर्जी है यही हमारे पूरे बॉडी में जाती है और जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, लेट सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हर चीज जो है हम लोग परफॉर्म जो है कर सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट और एनिमल रेस्पायर ऑल थ्रू द डे। चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सबको अगर सरवाइव करना है तो उनको रेस्पिरेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही क्या होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है।
This requires a constant exchange of gases between the body of the organism and its environment. और अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस होना है तो रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है, तो कंटिन्यूअसली हमको क्या करना पड़ता है, जो गैसेस जो होती हैं उनको क्या करना पड़ता है, हमको लेना पड़ता है और गैसेस को रिलीज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन नामक गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस को हम लोग रिलीज करते हैं। There is an elaborate system of the vessels, stomata and the other structure in the plants. जैसे हमारे बॉडी में अलग सिस्टम, उसी तरीके से स्टोमेटा होता है, वेसल्स होते हैं, किसमें जाइलम होता है, फ्लोएम होता है प्लांट्स में. While there are vessels, gills or skin or lungs and any other structure in the animals that facilitate gaseous exchange. और इस गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करने के लिए जो एनिमल्स होते हैं उनमें वेसल्स हो सकता है, गिल्स हो सकता है, स्किन हो सकता है, लंग्स हो सकता है और अदर चीजें जो है हो सकती हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं, we have a pair of lungs and the respiratory tube extending from nose to lungs that helps to gaseous exchange, the whole network being termed as a respiratory tract. जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में गैसियस के एक्सचेंज होने के लिए हमारे पास क्या है, गॉड ने जो है हमको लंग्स दिए हुए हैं, वो भी दो दो लंग्स दिए हुए हैं, और जो कि हमारे नोज से स्टार्ट होती है और लंग्स पे जाकर क्या होती है, खत्म होती है। और इस तरीके का जो पूरा सिस्टम जो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। ये देखो आपको डायग्राम यहाँ पर दिया है, ये है नसल पैसेज, नसल पैसेज से लेकर यहाँ तक का पूरा सिस्टम जो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है बोलते हैं। ये जो है लंग्स, देखो लंग्स को इसने यहां पर जूम करके बताया हुआ है कि लंग्स में क्या क्या चीजें जो हैं होती है। देखो, लंग्स आर स्पंजी स्ट्रक्चर विद अ वास्ट ब्रांच नेटवर्क ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्यूब्स। जो लंग्स होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, जैसे आपने स्पंज देखा होगा ना, स्पंज जैसा स्ट्रक्चर का जो है रहता है, जैसे बाइक वगैरह कार वगैरह की सीट में लगी होती है ना गद्दा जिसको बोलते हो, सेम उसी तरीके का ये भी बना हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके के ट्यूब्स जो है बने हुए होते हैं। The extremities of tubes have bunches of the several air sacs which are bubbles like structure called the alveoli. अब यहाँ पर देखो आपको ऐसी इस तरीके से बबल जैसे गोल गोल चीजें दिख रही हैं जो कि एकदम एंड है। जो हमारा लंग्स है, लंग्स का सबसे एक्सटेंडेड का जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एल्वली, और ये क्या होते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर वाले होते हैं और ये क्या करते हैं, एयर को सक कर सकते हैं। If all the alveoli were spread out, they would cover an area of nearly 100 square meter. अगर हमारे जो लंग्स में जितने भी एल्वलीज हैं, अगर इन सब को बाहर निकाल कर अगर हम लोग जमीन पे रख दें तो ये 100 मीटर स्क्वायर एरिया को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, मतलब बहुत बड़ा एरिया को कवर कर सकता है। This provides a vast surface for the gaseous exchange. ये इतना बड़ा एरिया छोटे से जगह पर फैला हुआ होता है कि यही से क्या होता है, हमारा गैसियस एक्सचेंज जो है होता है। Blood vessels in the alveolar walls have been fine interface facility. Oxygenated blood to the cells come from the heart. और यहाँ तक ब्लड को पहुंचाने का काम करता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो फैसिलेट जो है यहाँ पर होती रहती है, किसमें, एल्वोलीज या ट्यूब्स जो होते हैं इनमें। While mainly oxygen diffuse into the blood vessels, carbon dioxide diffuses out from the blood vessels to the alveoli. अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ये एल्वोलीज तक जाती है, फिर यही एल्वोलीज के थ्रू क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो हमारे हार्ट पर वापस जो है आती है। द लंग्स में बी अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन, डस्ट एंड द स्मोक। और जो लंग्स होता है वो डस्ट से इन्फेक्शन हो सकता है उसको, ठीक है, स्मोक से भी डस्ट जो है होता है। इसलिए देखना जब आपको स्मोक का एडवर्टाइजमेंट दिखाता है तो उसमें बोलता है कि स्मोक करने से जो टार होता है जमा हो जाते हैं, मतलब आपका स्पंज जो है वो खराब होने लगता है। तो एल्वलीज क्या होते हैं, ये जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स का सबसे एंड वाला पार्ट होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन को लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से लेकर जाता है। Breathing in or out is a process that ultimately helps to maintain the internal environment of the cells by maintaining the level of certain substance in them. हम लोग ब्रीदिंग इन सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारे बॉडी के अंदर में जो भी सेल्स हैं उन सेल्स को हम लोग मेंटेन कर सकें, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को हम लोग मेंटेन कर सकें, जो चीजें उनको चाहिए वो चीजें हम लोग प्रोवाइड कर सकें, इसीलिए हम लोग ब्रीदिंग जो है करते हैं। The movement of diaphragm, which is a muscular structure between the thoracic and the abdominal cavity, and the movement of the ribs by muscular movements facilitate expansion or the contraction of the lungs. देखो
सांस अंदर जाता कैसे है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास डायफ्राम रहता है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है ना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्टमक को क्या करता है, अलग करता है। जब ये डायफ्राम नीचे जाता है इस तरीके से, तो यहाँ पर खाली जगह होगा, तो हमारा सांस जो है यहाँ पे जाकर ऐसा भरता है, ऑक्सीजन यहाँ पर जाता है, फिर पूरे बॉडी में जहां जहां जाना होता है जाता है। फिर जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होकर ओरिजिनल कंडीशन पर आता है, तो ये ऊपर दबाने की कोशिश करेगा। तो जो CO2 जो पूरे बॉडी से जो लेकर आया रहता है हमारा ब्लड, उसको क्या करता है, ये यहाँ से बाहर निकालता है। मतलब जब ये डायफ्राम ऐसे कंडीशन पे रहेगा तो हम लोग इन नहीं करते हैं, लेकिन जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर ऐसा हो जाता है, उल्टा प्याला वाला शेप बन जाता है, तो यहाँ पर कैविटी बन जाती है और हम लोग सांस लाते हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर भरता है, फिर पूरे बॉडी में जाता है। जैसे ही ये अपने ओरिजिनल कंडीशन पर वापिस आता है इस तरीके से, तो ये ढकेलता है, ऊपर की तरफ ढकेलेगा, तो हम लोग ऑक्सीजन यहाँ से क्या करते हैं, बाहर जो है रिलीज करते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। When diaphragm contracts and the become flat, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट हो जाता है, देखो पहले ऐसे स्ट्रक्चर में था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और ऐसा फ्लैट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा एकदम। मैंने जो बताया ना यहाँ पर, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ऐसा कैविटी जैसा नहीं बनता है। वो डायफ्राम जो है पहले ऐसा है, वो थोड़ा सा ऐसा फ्लैट हो जाता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर जब वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट होता है, वापस से अपने कंडीशन पर वापस जाता है, तो वहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है। A maximum of nearly 4 to 6 liter of air may fill into the lungs with each breath. जब हम लोग एक बार सांस लेते हैं तो मैक्सिमम 4 से 6 लीटर जो एयर है वो हमारे लंग्स में हो सकता है, भरा जा सकता है। Not all of this flow out in the living individual. Nearly 1.5 to 2.5 liter of air is always present in the lungs. हमारे लंग्स में हमेशा क्या होता है, 1.5 से 2.5 लीटर जो है क्या होता है, एयर जो है हमेशा प्रेजेंट जो है रहता है। One of our lungs become non-functional, the other takes over the function. अगर हमारे जो दो लंग्स हैं, दो लंग्स में से अगर कोई एक लंग्स काम करना बंद कर देता है, तो दूसरा लंग्स जो है पहले वाले का काम कर देता है। मतलब एक के खराब होने से दूसरा जो है एक्टिव रहता ही है और दोनों का काम करना चालू कर देता है। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ किडनी, हमारे किडनी में भी वही होता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक किडनी बेच देते हैं चलते रह करके, ठीक है, तो दूसरा किडनी, अगर आपका एक किडनी खराब हो गया, मैं ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक किडनी बेच के मोबाइल लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसी तरीके से क्या होता है, जब आप आपकी एक किडनी खराब हो जाती है, आप फंक्शनल नहीं रहती है, वो काम करना बंद कर देती है, तो दूसरा किडनी जो है क्या होता है, आपका बाकी काम जो होता है उसको संभाल लेता है। ठीक है, मतलब एक के खराब हो जाने से दूसरा दोनों का काम करना चालू करता है। वी may never feel any difference all through our life, हमको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा कि दो किडनी रहने से क्या होता है, सिंगल किडनी रहने से क्या होगा, दोनों का फंक्शन सेम होता है। सेवरल फंक्शन गो इन आवर बॉडी दैट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर, और पूरी पूरी प्रोसेस सेम टू सेम चलती रहती है। ऑल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी वर्क इन द म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सब म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही चलते हैं, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक अलग फंक्शन कर रहा है दूसरा अलग फंक्शन कर रहा है, मतलब एक मतलब ज्यादा काम कर रहा है एक कम काम कर रहा है, ऐसा नहीं, सबका म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन जो है होता है। Certain structures show such pathway. One such structure between the respiratory tract and the gut is shown in figure 8. आपको figure 8 में दिया हुआ है किस तरीके से काम जो है करते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग एक्सकर्शन के बारे में देखेंगे। एक्सकर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने फूड लिया, एयर लिया, ये सब हमने इनहेलिंग प्रोसेस की, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर कैसे निकलता है, फिल्टर आउट कैसे होता है, एक्सकर्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।